अरे बोर्ड एग्जाम्स एकदम सर पर हैं और मुझे पता है ये कविता वाला सेक्शन कभी-कभी थोड़ा डराता है, लेकिन फिक्र नॉट। आज हम क्षितिज के काव्य खंड का ऐसा जबरदस्त वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं कि सब कुछ मक्खन जैसा साफ हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी कभी पुरानी हिंदी कविता को समझना एक सीक्रेट कोड को सुलझाने जैसा लगता है ना। शब्द मुश्किल लगते हैं, भाव गहरे होते हैं और समझ ही नहीं आता कि यार कवि कहना क्या चाहते हैं। पर असल में ये सब इमोशन से भरी हुई कहानियां हैं। लेकिन अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस पूरे विश्लेषण में हम हर कविता को एकदम बारीकी से समझेंगे, उसके एक एक पद को, उसके भाव को और उसके पीछे की कहानी को। एग्जाम के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सूरदास के पदों में भक्ति और प्रेम की दुनिया में उतरेंगे, फिर चलेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की उस गर्मागर्म बहस में जहां व्यंग्य के बाण चल रहे हैं, और आखिर में जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य की खामोश गहराइयों को महसूस करेंगे। और हाँ, एंड में सब कुछ समेटेंगे जरूरी टेकअवेज के साथ। हमारी पहली कविता है सूरदास के पद। तो सीन कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वृंदावन में गोपियां उनके बिना बहुत दुखी हैं। ऐसे में कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को एक मैसेज देकर भेजते हैं और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पर जो असली टकराव है उसको समझिए। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि ये प्रेम व्रेम सब छोड़ो और ज्ञान के रास्ते पर चलो, मतलब योग साधना से ईश्वर को पाओ। लेकिन गोपियां तो प्रेम के रास्ते पर अड़ी हुई हैं। तो ये दिल और दिमाग की, यानी कि प्रेम और तर्क की एक लाजवाब टक्कर है। और देखिए, गोपियां अपना पॉइंट कितने मजबूत तरीके से रखती हैं। वो कहती है, हमारा प्रेम तो उस चींटी जैसा है जो गुड़ से चिपक जाती है और वहीं जान दे देती है, पर उसे छोड़ती नहीं। दूसरी तरफ उद्धव का ज्ञान कमल के पत्ते जैसा है जो पानी में तो रहता है पर भीगता नहीं। ये मेटाफोर्स इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि गोपियों का प्रेम कोई ऊपरी चीज नहीं बल्कि उनके जीने का आधार है। और आखिर में गोपियां उद्धव के ज्ञान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है। ये उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। हमारा मन तो बस कृष्ण में ही रमा है। तो यहाँ की टेकअवे क्या है? जहाँ सच्ची और अटूट भक्ति होती है वहाँ सिर्फ तर्क और ज्ञान फीका पड़ जाता है, प्रेम की जीत होती है। तो अब जरा माहौल को एकदम पलटने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये वो सीन है जब श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं, और यकीन मानिए इसके बाद जो होता है वो किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं है। इस संवाद को समझने के लिए इन तीन किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है परशुराम जो गुस्से से आग बबूला है, दूसरी तरफ है लक्ष्मण जो अपने तीखे व्यंग्य से आग में घी डाल रहे हैं, और इन दोनों के बीच हैं श्री राम जो हमेशा की तरह शांत और विनम्र बने हुए हैं। क्या ट्रियो है! परशुराम सभा में आते ही बिजली की तरह गरजते हैं। उनका गुस्सा इतना भयानक है कि वो ऐलान कर देते हैं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। सामने आ जाओ, वरना यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। सोचिए जरा उस सभा में क्या खलबली मची होगी। और बस यहीं पर लक्ष्मण की एंट्री होती है जो इस टेंशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। वो हंसते हुए ताना कसते हैं, अरे बचपन में तो हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़े, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। इस पुराने से धनुष में ऐसा क्या खास है? लक्ष्मण का ये व्यंग्य सिर्फ मजाक नहीं है, ये परशुराम के अहंकार पर सीधी चोट है, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपने गुस्से को और भयानक दिखाने के लिए परशुराम अपने फरसे की डींगे हाँकते हैं। वो लक्ष्मण को डराते हुए कहते हैं कि इसी फरसे से उन्होंने न जाने कितने क्षत्रियों का नाश किया है। ये संवाद असल में सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये अहंकार, क्रोध और साहस का एक जबरदस्त टकराव है। मामला अब बहुत सीरियस हो चुका है। अब इस गर्मा गर्म माहौल से निकलकर चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। हमारी तीसरी और आखिरी कविता है आत्मकथ्य, एक बहुत ही पर्सनल और शांत कविता जो एक कवि के मन की उलझन को बताती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आत्मकथ्य का मतलब है अपनी कहानी, अपनी ऑटोबायोग्राफी। हुआ ये था कि कवि जयशंकर प्रसाद के दोस्तों ने उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा,
और ये कविता उसी रिक्वेस्ट का एक जवाब है। ऐसा लगता है मानो वो अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हों। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कवि अपनी जिंदगी की कहानी दुनिया को क्यों नहीं सुनाना चाहते? क्या उनकी जिंदगी में कुछ बताने लायक नहीं है, या फिर कोई बहुत गहरी और निजी वजह है? चलिए पता लगाते हैं। और ये स्लाइड कवि के कारणों को बहुत खूबसूरती से बताती है। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी एक खाली घड़े जैसी है जिसमें कोई महान उपलब्धि नहीं है। वो अपनी गलतियों और दुखों का तमाशा नहीं बनाना चाहते। उनके जो सुख के पल थे वो बहुत पर्सनल थे। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि वो अपने सोए हुए दर्द को फिर से नहीं जगाना चाहते। ये एक बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग है ना। चलिए, तो तीनों कविताएं हमने समझ ली हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक क्विक रिवीजन जिसमें हम उन की पॉइंट्स को दोहराएंगे जो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रूशियल हैं। इस पर खास ध्यान देना है। तो संक्षेप में, सूरदास के पद हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति के आगे कोरा ज्ञान हार जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमें क्रोध, व्यंग्य और विनम्रता के बीच का बैलेंस दिखाता है। और आत्मकथ्य एक साधारण जीवन की सादगी और अपने दर्द को सहेज कर रखने की मानवीय इच्छा को दर्शाता है। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्डन टिकट हैं। और अब एक सवाल, गोपियों का अटूट प्रेम, लक्ष्मण का निडर व्यंग्य या फिर कवि की खामोश पीड़ा, इन तीनों में से कौन सा भाव मन को सबसे ज्यादा छूता है? साहित्य सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होता, ये महसूस करने के लिए होता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।